नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल पीके द स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग विज्ञान में यानी कि जीव विज्ञान में एक नया चैप्टर पाचन एवं अवशोषण को पढ़ेंगे। पाचन और अवशोषण को इंग्लिश में कहा जाता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यह चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और साथ साथ में काफ़ी बड़ा भी है। ये चैप्टर उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं या इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, यहाँ तक उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो लोग कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, कहीं पर भी एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पर भी ये इम्पोर्टेंट है। चैप्टर बड़ा होने के नाते इसको हम छोटे छोटे भाग में कई पार्ट में इसको मैं बनाकर वीडियो अपलोड करूँगा। और आज हम लोग जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले आज हम पोषण को पढ़ेंगे कि पोषण यानी कि न्यूट्रिशन कैसे कहा जाता है, और न्यूट्रिशन के आधार पर यानी कि पोषण के आधार पर जीव का जो वर्गीकरण है उसको हम देखेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं और न्यूट्रिशन को पढ़ते हैं। तो आप नहीं, सब लोग जानते होंगे जो बच्चे पढ़ रहे हैं कि जो जीव जगत में जितने भी जीव हैं, उन सभी जीवों का निर्माण जो है, उनके शरीर का निर्माण सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है। इन सूक्ष्म कोशिकाओं को संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। तो क्या बोलते हैं इनको? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, या इनको संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, पूरा लिखेंगे समय लग जाएगा। संरचनात्मक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कोशिकाएं आपस में मिल करके बहुत सारी कोशिकाएं पूरे जीव शरीर का निर्माण करते हैं, माने एक जीव शरीर की संरचना का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको संरचनात्मक इकाई कहते हैं। यानी कि एक स्ट्रक्चर बना देते हैं ये सेल्स आपस में मिल करके। और फंक्शनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो कोशिकाओं के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं यानी सेल्स ऑर्गन्स होते हैं, उसमें जो भोज्य पदार्थ होता है उनका क्या होता है, उनका वहाँ पर ऑक्सीकरण होता है, और सब पदार्थों के कारण और ऑक्सीकरण होने से ऊर्जा मिलती है, और उन ऊर्जा से क्या होता है, पूरे शरीर का फंक्शन करता है पूरा शरीर, इसलिए इनको फंक्शनल या कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। अब आप सब जानते ही हैं जो ये कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं क्या करती हैं, अपने आप को जीवित रखने के लिए और साथ साथ में इस शरीर को जीवित दशा में बनाए रखने के लिए ये जीव पदार्थ के घटक कण को एक लाइन में अगर हम ये कहें, एक शब्द में कहें, जैव घटक। ठीक है, जैव घटक, जिसको कि इंग्लिश में कहा जाता है बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो जैव घटक है इनका क्या होता है, निरंतर टूटते रहते हैं जैव घटक और फिर ये बनते रहते हैं। अब ये निरंतर इनका टूटना, जैव घटक का यानी कि बायो मॉलिक्यूल्स का निरंतर टूटना और बनना, इस क्रिया को कहा जाता है मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म। हिंदी में इसको कहा जाता है उपापचय। क्या बोलते हैं? उपापचय। ठीक है, अब जो बायो मॉलिक्यूल्स है ये कहाँ से लिया जाता है? बायो वातावरण से लिया जाता है। किस रूप में? रॉ मटेरियल के रूप में, यानी कि कच्चा माल के रूप में। ठीक है, कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल के रूप में। इसी को जो ये रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है ना, ये क्या करता है, ये टूटता फूटता है यानी कि उपापचय होता है, तो कोशिका को एनर्जी मिलती है। ठीक है, और इसी से क्या होता है, कोशिका खुद जीवित होता है और पूरे शरीर को जीवित रखता है। तो यानी कि रॉ मटेरियल कच्चा माल क्या होगा, इनका पोषण कर रहा है कोशिका का। ठीक है ना, इनका क्या करता है, पोषण। यानी कि कच्चा माल क्या है, इनका पोषण करता है, और इस पोषण को ही क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, और ऐसे जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थ को पोषक पदार्थ कहा जाता है। बात समझिएगा, इनको क्या बोलेंगे, पोषक पदार्थ कहते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है ना, ये पोषक पदार्थ है। अब इसमें दीर्घ पोषक पदार्थ भी होते हैं। दीर्घ पोषक पदार्थ किसे कहा जाता है? दीर्घ पोषक पदार्थ, दीर्घ
पोषक पदार्थ। हैंड राइटिंग नहीं बैठा रहे हैं, बैठा भी नहीं पाएंगे, केवल समझते जाइए। यानी कि दीर्घ माने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन से आते हैं? कार्बोहाइड्रेट आते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट लिख देना है, प्रोटीन, फैट्स, ये सब क्या है? दीर्घ पोषक पदार्थ हैं। किसके? कोशिकाओं के लिए। कोशिकाएं दीर्घ पोषक पदार्थ को नहीं ले पाता है, इसको पचाएंगे इनको छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी कि जो लघु है, छोटा है, छोटे पोषक पदार्थ के रूप में। जैसे ये कार्बोहाइड्रेट टूट करके बन जाता है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को कोशिका ले पाता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग बाद में इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं जो पोषक पदार्थ के आधार पर जो जीव जगत में जो जीव हैं उनको क्लासिफाइड करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं। तो उनका वर्गीकरण जब करेंगे तो कितने कितने प्रकार के होते हैं? जीव जगत में पोषक के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना पोषण स्वयं करे, यानी किसी के ऊपर निर्भर न हो। दूसरा भाग होता है, इसको परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परपोषी। बात समझ में आ रही है ना? क्या बोलते हैं इसको? परपोषी कहेंगे या विषमपोषी भी कहते हैं। ठीक है, विषमपोषी। आइए अब आप कहेंगे कि जो विषमपोषी है इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है। क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। इसका एक नाम और है इंग्लिश में, इसको होलोट्रॉपिक भी कहा जाता है। होलोफाइटिक बोला जाता है, होलोट्रॉपिक नहीं, होलोफाइटिक कहते हैं। होलोफाइटिक। ठीक है, अब ये जो स्वपोषी होते हैं सबसे ही पता चल रहा है कि क्या करते हैं? अपने पोषण का स्वयं निर्माण करते हैं। इसमें क्या करते हैं? वायु वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेते हैं, है ना? वायु वातावरण से अमोनिया ले लेते हैं, नाइट्रेट ले लेते हैं, जल ले लेते हैं, खनिज लवण ले लेते हैं, और जो अकार्बनिक पदार्थ है उनको ले करके जो पोषक पदार्थ है इनका क्या करते हैं? इनका संश्लेषण करते हैं। और जो पोषक पदार्थ संश्लेषण करते हैं वो कैसे होते हैं? कार्बनिक पदार्थ के रूप में होता है। और वो कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? जैसे अभी हमने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, प्रोटीन होता है और वसा होता है। ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये कार्बनिक पदार्थ हैं। और इसको इस प्रकार का जो जीव होते हैं ये क्या करते हैं? ये बाहरी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रेट, खनिज लवण, जल, इन सारे पदार्थों को साथ साथ में अकार्बनिक पदार्थों को लेकर के कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, यानी कि अपने भोजन का संश्लेषण करते हैं। इस संश्लेषण के आधार पर जो दो भागों में बांट दिया गया है इनको, स्वपोषी को। एक को कहा गया है रसायन संश्लेषक और दूसरे को कहा गया है प्रकाश संश्लेषक। ठीक है, समझिएगा, रसायन संश्लेषक, ठीक है, और यह है प्रकाश संश्लेषक। ठीक है, संश्लेषक। इसको कहा गया है कीमो सिंथेटिक, और यह है फोटोसिंथेटिक। हालांकि हम इसको पढ़ा चुके हैं, फोटोसिंथेटिक, सिंथेटिक। ठीक है, सिंथेटिक है। ठीक है, तो अब रसायन संश्लेषण क्या होगा, किसे कहा जाता है? जो रसायन संश्लेषण होता है इसमें क्या होता है? इसमें जो जीव होता है वो क्या करता है? बाहरी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इनको लेकर के क्या करते हैं? भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड वायु वातावरण से लेकर के अपने भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। और भोज्य पदार्थों को संश्लेषण करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो इनको कहाँ से मिलता है? इनको ये प्रकाश से तो मिलता नहीं है, तो ये पाते हैं जो अवायवीय श्वसन होता है, या हम कहें जो अनाक्षी श्वसन होता है, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन,
रेस्पिरेशन, या इसको हम ये भी कह सकते हैं जो फर्मेंटेशन होता है, किण्वन होता है, किण्वन से भी जो उष्मा, जो ऊर्जा जो निकलती है, उस ऊर्जा का इस्तेमाल ये करते हैं रसायन संश्लेषण में, भोज्य पदार्थों का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। ठीक है। अब इस प्रकार के जो जीव होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया है, जिसको कि हिंदी में कहते हैं गंधक बैक्टीरिया, गंधक बैक्टीरिया। तो गंधक बैक्टीरिया में इस प्रकार का संश्लेषण होता है। नाइट्रेट बैक्टीरिया होता है, नाइट्राइट बैक्टीरिया होते हैं। ये लोग कैसे करते हैं, ये लोग रसायन संश्लेषण करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब आप कहेंगे नाइट्रेट बैक्टीरिया क्या है। नाइट्रेट बैक्टीरिया में जैसे नाइट्रोबैक्टर आप पढ़े हैं, और नाइट्राइट में जैसे है एजेक्टोबैक्टर होता है, या नाइट्रोसोमोनास होता है, एक है नाइट्रोसोमोनास। ये क्या है, ये बैक्टीरिया है। ये इसको नाइट्राइट बैक्टीरिया कहा जाता है। और इन सब में जो भोज्य पदार्थों का संश्लेषण होता है वो रसायन संश्लेषण के द्वारा होता है। और प्रकाश संश्लेषण आप जानते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, इसमें जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, वो क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया को छोड़ करके, कुछ बैक्टीरिया होती हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड के द्वारा अपने भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। लेकिन लगभग जितने भी पौधे होते हैं, पादप होते हैं, वो क्या करते हैं, जिसको कि हरे पौधे होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो हरे पौधे होते हैं जिसमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल जिसमें पाया जाता है वो सारे पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है। इसीलिए इसको प्रकाश संश्लेषक कहा गया है, फोटोसिंथेटिक कहा गया है। इसमें क्या होता है, जो प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। वो किसमें, कौन सी ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा को इसमें जो क्लोरोफिल होता है वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बदलता है, परिवर्तन करता है। इसीलिए इसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो दो भागों में बांटा गया था, एक रसायन संश्लेषक, दूसरा प्रकाश संश्लेषक। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं परपोषी या विषमपोषी। परपोषी को क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉपिक कहा जाता है। तो जो हेटेरोट्रॉपिक है विषमपोषी है या परपोषी है। पर माने दूसरे के ऊपर इनका पोषण होता है। तो इस प्रकार के जितने भी जंतु हैं, ठीक है, जितने भी जंतु हैं और वो पौधे जिसमें कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ये सब क्या होते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, परपोषी होते हैं। बात समझ में आ गई ना। आइए इसके बाद हम लोग जंतुओं के पोषण की विधियां देखते हैं। अब जंतुओं के पोषण की जो विधियां हैं, इसमें दो टाइप के हैं पोषण की विधियां में। एक है भोजन के स्रोत के आधार पर और दूसरा है भोजन को प्राप्त करने के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग भोजन के स्रोत के आधार पर देखते हैं। तो भोजन के स्रोत के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहले भाग को हम लोग कहते हैं शाकाहारी। ठीक है, क्या है, शाकाहारी। इंग्लिश में इसको कहेंगे हर्बीवोरस। क्या कहेंगे, हर्बीवोरस। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, हर्बीवोरस, शाकाहारी। नाम से ही आप समझ गए हैं कि जितने भी जंतु हैं जो मांस को नहीं खाते हैं, यानी कि जो साग यानी कि जो पौधों पर निर्भर होते हैं, उनको शाकाहारी पौधा, उनको शाकाहारी क्या बोलते हैं, जंतु कहते हैं या हर्बीवोरस कहा जाता है। और दूसरा क्या है, दूसरा है कार्निवोरस। दूसरा है कार्निवोरस। ये कार्निवोरस का मतलब है मांसाहारी। वे जंतु जो शाकाहारी जंतुओं पर निर्भर करते हैं। अब इसमें देखिए, जो शाकाहारी जंतु हैं, जैसे कि आप जानते हैं हिरन है, भेड़ है, बकरी है ना, मतलब वो सभी जंतु शाकाहारी कहलाएंगे जो वनस्पतियों के ऊपर निर्भर करते हैं, या हम कहें वनस्पतियों के ऊपर निर्भर रहते हैं। और ये कार्निवोरस होते हैं, इनके ऊपर निर्भर होते हैं, शाकाहारी जंतुओं के ऊपर या मांसाहारी जंतुओं के ऊपर भी जो निर्भर होते हैं। यानी कि जो ऐसे जंतु जो केवल मांस को खाते हैं, उनको क्या बोला जाएगा, उनको मांसाहारी या कार्निवोरस कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब ये कार्निवोरस में कैनिबल्स भी होते हैं। अब कहेंगे आप, कैनिबल्स क्या होता है,
कैनिबल्स। कैनिबल्स में आपको बताएं, जो कैनिबल्स है इनको हिंदी में कहा जाता है स्वजाति भक्षी। स्वजाति भक्षी का मतलब होता है अपनी ही जातियों का भक्षण करते हैं। जैसे बिच्छू है, बिच्छू क्या करता है, बिच्छू को खा जाता है। सांप है, सांप किसको खा जाता है, सांप को ही देखिए खा लेता है। छिपकली है, छिपकली को खा जाते हैं। तो ये लोग क्या है, ये स्वजाति भक्षी कहलाते हैं। अपनी ही जाति के जीवों को, अपने ही जाति के जंतुओं का भक्षण कर जाते हैं। तो किस में आते हैं, ये मांसाहारी में आते हैं। और बाकी आप जानते हैं कि मांसाहारी में जैसे शेर है, चीता है, बाघ है, एग्जाम्पल यही दिया जाता है ना। ये सब क्या है, ये सब है मांसाहारी। और तीसरा क्या है, ये भी आपको मालूम है, सर्वाहारी। क्योंकि हम इसमें इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आज। सर्वाहारी या इनको सर्वाहारी को बोला जाएगा ओमनीवोरस। क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस, ठीक है। ये जो ओमनीवोरस है यानी कि सर्वाहारी जंतु है, किसे कहेंगे, वे जंतु जो शाकाहारी भी हों और मांसाहारी भी हों, उनको सर्वाहारी कहा जाता है। एग्जाम्पल हम लोग देते हैं मनुष्य को। हालांकि मनुष्य तो सर्वाहारी है, कुत्ता भी तो सर्वाहारी है। कुत्ते को आप रोटी दीजिए खा जाएगा, साथ साथ में मांस दे दीजिए वो भी खा जाएगा। आप सियार देखते हैं, भेड़िया, भेड़िया मांसाहारी भी होता है, शाकाहारी होता है, यानी कि सर्वाहारी भेड़िया भी कहलाएगा। लेकिन एग्जाम्पल में आपको मनुष्य ही दिखाई पड़ेगा। बहुत सारे जंतु हैं, बिल्ली है, देखिए शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है। तो बहुत सारे जंतु हैं जो कि सर्वाहारी यानी कि ओमनीवोरस होते हैं। तो इसमें हमने देखा भोजन क्या है, ये भोजन के स्रोत के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी को हर्बीवोरस कहा जाता है, जैसे कि हिरन है, भेड़ है, बकरी है। मांसाहारी में उनको कहा गया है जो केवल मांस पर निर्भर होते हैं, मांस को खाते हैं, उनको मांसाहारी या कार्निवोरस कहा गया। एग्जाम्पल में शेर है, चीता है, बहुत सारे इस तरह जंतु हैं। और सर्वाहारी में उन सभी जंतुओं को कहा गया है जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं। तो एग्जाम्पल में मनुष्य जो भी कुछ है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा, यानी कि भोजन प्राप्त करने के आधार पर। भोजन प्राप्त करने के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक पूर्णभोजी होता है, पूर्णभोजी माने होलोजोइक, होलोजोइक, इसको पूर्णभोजी कहा जाता है, ठीक है। अब पूर्णभोजी का मतलब है ऐसे जंतु जो बाहर से भोजन माने कि अनपचा भोजन हो। जैसे कि पचा भोजन नहीं खाते हम लोग, आम खा लिए, क्या है, अनपचा भोजन है। किसी मांस को कोई जानवर जो है, शेर है, किसी जंतु को खा लिया तो क्या है, अनपचा भोजन है। तो ऐसे जंतु जो अनपचे भोजन को ग्रहण करते हैं उनको पूर्णभोजी या होलोजोइक कहा जाता है। बात समझ में आई। और इसमें जैसे एक है, इसी में कुछ है कीटाहारी है। कीटाहारी मतलब कुछ ऐसे जंतु हैं जो कि कीटों का, इंसेक्ट को खाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है इंसेक्टिवोरस कहते हैं कीटाहारी जंतुओं को, इंसेक्टिवोरस, ठीक है। और कुछ ऐसे भी जंतु हैं वो क्या करते हैं, वो रुधिर को माने कि ब्लड को चूसते हैं, उनको रुधिराहारी कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको, रुधिराहारी, रुधिराहारी। अब इसको कहेंगे क्या, रुधिराहारी को सैंगिवोरस कहते हैं, सैंगिवोरस, सैंगिवोरस, ठीक है। तो रुधिराहारी को सैंगिवोरस कहते हैं। ये दोनों होलोजोइक में आते हैं, यानी पूर्णभोजी में आते हैं। इसके बाद हम आते हैं, देखते हैं मृतभोजी या पूतिभोजी। क्या बोलेंगे, मृतभोजी, मृतभोजी अथवा पूतिभोजी, ठीक है। इसको जो मृतभोजी है या पूतिभोजी है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको सैप्रोबायोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैप्रोबायोटिक कहा जाता है। अब मृतभोजी किसको कहा जाता है, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो मरे हुए जंतुओं का भक्षण करते हैं, उनको मृतभोजी कहते हैं। आप जानते हैं उसमें से भी कुछ ऐसे होते हैं मरे हुए जंतुओं का भक्षण करते हैं, और कुछ लोग मरे हुए पौधों का भक्षण करते हैं।
जो मरे हुए जंतुओं का मतलब भक्षण करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उनको कहा जाएगा जंतु मृत भोजी। क्या बोलेंगे उनको? जंतु मृत भोजी। ठीक है। और जो मरे हुए पौधों का भक्षण करेंगे उनको कहा जाएगा पादप मृत भोजी। बात समझ में आई? तो मृत भोजी या पूत भोजी को सेप्रोबायोटिक कहा जाता है, और ये भी दो प्रकार का होता है, एक को जंतु मृत भोजी कहेंगे, दूसरे को पादप मृत भोजी। ठीक है। अब जंतु मृत भोजी को क्या बोला जाएगा? इंग्लिश बोला जाएगा सेप्रोजोइक। क्या बोलेंगे इनको? सेप्रोजोइक। और इनको बोलेंगे सेप्रोफाइटिक। समझ में आई बात? तो जंतु मृत भोजी को इंग्लिश में सेप्रोजोइक कहा जाता है, और पादप मृत भोजी को इंग्लिश में सेप्रोफाइटिक कहा जाता है। आज हम लोग केवल क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं। अब इसके बाद जो तीसरे नंबर है, ये पहला था और ये दूसरा है, और जो तीसरे नंबर पे है इसको बोला जाता है पैरासाइटिक, यानी कि परजीवी। क्या बोलेंगे? परजीवी। ठीक है, या पैरासाइटिक कहा जाता है। तो जो पैरासाइटिक है ये क्या होता है? ये जो दूसरे प्रकार के जीव हैं या जंतु हैं उनके ऊपर क्या करते हैं? ये अपना घर बना लेते हैं या वहीं पर निवास करते हैं और उसी से अपने पोषक पदार्थ को ग्रहण करते हैं, इसीलिए इनको पैरासाइट कहा जाता है। और जो जंतु इनको पोषण देता है उनको होस्ट कहा जाता है या पोषक कहा जाता है। क्या बोलते हैं उनको? होस्ट या पोषक कहते हैं। अब जैसे जूं है, एग्जाम्पल में जूं, किलनी आप सुने होंगे, जानवरों में जो लगता है, छोटे छोटे रहते हैं, तो उनको किलनी कहते हैं। ये क्या करते हैं? उस जानवर से ब्लड को सक करते हैं, चूसते हैं, भोजन के रूप में उनसे भोजन मतलब प्राप्त करते हैं, पोषक प्राप्त करते हैं, इसीलिए इनको परजीवी कहते हैं। ठीक है, पैरासाइट होते हैं ये, माने दूसरे जंतुओं पर निर्भर होते हैं। निर्भर होते क्या होता है? उसी पर रहते हैं उन्हीं के साथ, और उन्हीं के शरीर से जो है जो भोज्य पदार्थ है अपना पोषण उन्हीं से चूसते रहते हैं, लेते रहते हैं। पहले मनुष्यों के सिर में बहुत ज़्यादा जूं पड़ते थे, तो जूं क्या है? ये एक पैरासाइट है, यानी कि एक परजीवी है। तो बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताएं, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।